मैं बोलना नहीं चाहता, बुरा लग जाता है सबको, फिर कहते कटु बात करते हैं। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए जाते हैं। आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। क्या बात हो गई, क्या नजरिया है, हम एक्सपोज करेंगे। अरे बैठ जाइए, घबराइए नहीं। सच कड़वा होता है, थोड़ा शांति से सुनिए। नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे आपने उखाड़ दिए। खून की संख्या घटाने के लिए खूनी को न पकड़ो। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं चमन की रहनुमाई का। आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं। खैर छोड़िए, आज मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। हिंदू या मुस्लिम के लिए एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूड़, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। अदम गोंडवी साहब की ये कविता, ये पंक्तियां आज संसद में गूंजी। इतिहास के पन्ने पलटकर भविष्य की बातें छेड़ी गई। जिक्र किसी की कब्र का तो किसी को वहीं मारकर दफना देने का हुआ। इसे आक्रोश का नाम दें या आगोश का, तय आप करेंगे। हम तो बस सदन में हुई कहा सुनी का सार सुनाएंगे कि क्यों तोड़ने, खोदने और उजाड़ने की बातें हुई, क्यों बात बाबर के डीएनए से लेकर राणा सांगा की औलाद तक पहुंची। बात होनी कुछ और थी, हो कुछ और गई। इतनी बातें हुई तो इन बातों का जवाब भी मिला 2 घंटे के लंबे भाषण में। गृहमंत्री अमित शाह की ओर से भरे सदन में आंखों के बीच गोली मारने की बात कह दी गई। क्यों कही गई? विपक्ष नाराज हुआ तो खूब शोर हुआ। तो तमाम कहानियों के साथ आपको आसानी से सब कुछ समझाने वाला शो संसद में आज लेकर हाजिर हैं हम। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है हमारा। शायद आप जानते हो या शायद ना भी जानते हो। बजट सत्र के दूसरे दिन, दूसरे हफ्ते की कार्यवाही का आज अंतिम दिन था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के अपने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप उन्होंने जारी कर रखा था, क्योंकि व्हिप जब जारी होता है तो सभी सांसदों को मौजूद रहना होता है। जारी इसलिए किया गया कि विभिन्न अनुदान मांगों को पास कराने के लिए गिलोटिन के तहत कराई जाने वाली वोटिंग का दिन था। दरअसल गिलोटिन संसदीय रणनीति का एक ऐसा हिस्सा है, इसका इस्तेमाल किसी विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित कराने के लिए किया जाता है। जब सरकार किसी विधेयक को जल्दी से जल्दी पारित कराना चाहती तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। सदन में आज काफी कुछ होने वाला था। इसके लिए लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। प्रश्नकाल में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक सवाल के जवाब में ओवरवेट सांसदों को एक सलाह दी। सलाह हेल्थ चेकअप की। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि साल में एक बार अपना थॉरो मेडिकल चेकअप जरूर कराइए, और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए तैयार बैठा है। आप इसका उपयोग करें। यहां बैठे लोगों में भी बड़ी संख्या में लोग ओवरवेट नहीं, खुद का मत कराए, अपनी जनता का कराओ। पहले ये तो अपनी जनता का तो जरूर कराएं, लेकिन खुद का भी करा लें। यहां बैठे लोग भी बहुत ओवरवेट हैं, तो तभी सेवा हो पाएगी। जब ये स्वस्थ रहेंगे तभी सेवा हो पाएगी। और भारत सरकार की जनता की चिंता स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी कर रहा है। सलाह से निकली बात अब फिर सवाल पर जा पहुंची। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने फिर से आशा वर्कर्स की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर सवाल पूछा, जिस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जैसे ही जवाब देना शुरू किया, विपक्ष की ओर से शोर होने लगा। आशा बहनों के मानदेय वृद्धि का कोई कार्यक्रम आपके पास है? उनका वेतन वृद्धि किया जाएगा, वो ऐसे ही मिनिमम वेतन में अपना जीवन जो है बदहाल होता रहेगा उनका। बस मेरा आपसे जानने का ये सवाल है माननीय मंत्री जी की आशा बहनों के वेतन वृद्धि कोई कार्यक्रम आपके पास है या नहीं? सर, आशा बहनों के संबंध में नड्डा जी ने ऑलरेडी पहले उत्तर दे दिया है, ये इस विषय से संबंधित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आशा हमारी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्रामीण महिलाओं, बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, और हमारे तमाम कार्यक्रमों के इम्प्रूवमेंट्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार उनके प्रति संवेदनशील है
और इस विषय पर माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि विषय से जुड़ा नहीं है, इससे अलग से बात हो जाएगी, तो जो भी सरकार का पर्सपेक्टिव है वो माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा। प्रश्नकाल खत्म हुआ तो 12 बजे लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू हुई। यूपी के धौरारा से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने केंद्र सरकार से लेकर यूपी की योगी सरकार को निशाने पर लिया। जिक्र हुआ तो टोटी और भ्रष्टाचार तक बात पहुंच गई। भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो दिल्ली से चली वो उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते पूरी भारतीय जनता पार्टी उसमें भ्रष्टाचार में डूब करके आकंड तक लबालब हो गई। सभापति महोदय, आज गांव के अंदर, चाहे हमारे क्षेत्र में मोहाली में एक चिताला गांव है, वहां टंकी पूरी की पूरी गिर गई, पूरी सड़कें खोद करके डाल दी आपने, और जो आपने उसमें टोटी लगाई उसमें पानी आ ही नहीं रहा। बाल्टी रख दो, पूरे दिन में बाल्टी नहीं भरेगी। बाढ़ का ये आलम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह, अभी तो मैंने शुरू किया, 2 मिनट में खत्म कर रहा है। बाढ़ का ये आलम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में वहां बारिश के पानी में बाढ़ आ जाती है और नाव चलानी पड़ती है। जल शक्ति के अनुदानों पर चर्चा पूरी हुई। मंत्री सीआर पाटिल ने तमाम सवालों के जवाब दिए। इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत हुई। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव सबसे पहले बोलने के लिए उठे। जिक्र हुआ किसान आंदोलन का और आरोप लगा कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। बीजेपी के लोग, ये एनडीए की सरकार भाषण चाहे जितना दे ले किसानों के लिए, लेकिन दिल में किसानों के लिए नफरत लेके बैठे हुए हैं। अगर नफरत लिए न बैठे होते तो इतने बड़े बजट में किसानों के लिए बजट में कटौती क्यों की जाती? किसानों के कर्ज की माफी की बात आती है तो सरकार एकदम चुप बैठ जाती है। यही आपका किसानों के प्रति प्रेम है। आप सोचो कि पंजाब के किसान चलते तो हरियाणा सरकार रोक देती है, कोई मामूली बात है? अंतरराज्यीय सीमा तो है, कोई अंतर प्रदेश देशी सीमा तो है नहीं। अंतरराज्यीय सीमाओं में रोक दे रहे लोग। 750 यहां मर गए, इनका कोई कार्रवाई नहीं, शहीदों का दर्जा नहीं, कोई मुआवजा नहीं। इसलिए मैं किसानों की भी समर्थन की मांग करते हुए, वो समर्थन करते हुए अपनी पार्टी की ओर से एक बात केवल सभापति जी, एक बात मैं कहूंगा कि हर हाल में ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ ली, टाइम नहीं है बताने का। गुमराह करते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे तो सरकार पे इतना खजाने पे बोझ आएगा। ज्यादा बड़ा बोझ भी नहीं आना है, ज्यादा बड़ा बोझ नहीं आएगा अगर सरकार करना चाहे तो। इसे मैं सरकार से कहूंगा किसानों का कर्ज माफ कर दो। दिन भर की लंबी चर्चा के बाद शाम के करीब 5 बजे कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा का जवाब देना शुरू किया। तमाम शिकायतों, आरोपों, तंज भरे उलाहनाओं का जवाब उन्हीं की तरफ से दिया गया। कृषि मंत्री ने अपने भाषण को समेटने की कोशिश की, जिसके बाद शाम के 6 बजे संसद में गिलोटिन आया और बजट पास करा लिया गया। लोकसभा की कार्यवाही के बाद अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ अभी कुछ कहते उससे पहले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर भारी मात्रा में मिला कैश, भारी मतलब वाकई भारी मात्रा में मिला कैश जो था, उसका मुद्दा उन्होंने उठाया। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. कार्यवाही आगे बढ़ी तो सभापति की ओर से बताया गया कि टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए नियम 267 के तहत नोटिस दिया है, लेकिन इस नोटिस को मंजूरी नहीं दी जाएगी, जिस पर टीएमसी की ओर से आपत्ति भी जताई गई। कार्यवाही आगे बढ़ी तो प्रश्नकाल की जगह गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू कर दी गई, जिसे लेकर के विपक्ष की ओर से नाराजगी जताते हुए हंगामा होने लगा। इसी शोर के बीच बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत की। गजा से लेकर बांग्लादेश का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष को खूब निशाने पर लिया। कांग्रेस के नेताओं को बांग्लादेश के अखबार में यह लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी मोदी हैज टू गो?
और इसका और जीत का क्या कनेक्शन है, ये मैं प्रबुद्ध सांसदों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। मगर अफसोस की बात यह है सभापति जी, जब ये सीमा के पार जाते हैं तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शब्द गाजा के लिए लिखते हैं अपने ट्वीट में, बांग्लादेश के लिए नहीं लिखते हैं। उससे भी साफ समझ में आ जाता है कि सीमा के पार इनकी दृष्टि कहां और किस रूप में आती है। जो हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो जब सोनिया जी और राहुल जी पे केस दर्ज हुआ था, अक्टूबर 2013 था, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी राजा जी जेल गए थे 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन जेल गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती जी पे केस हुए 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जी जेल गए 2000 में, लालू यादव जी जेल गए 1997 में, झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत काट 1994 में, और सर राजीव गांधी जी पे आरोप 87 में और FIR 1990 में। मेरे भाई, हम लोग पढ़ाई की एज से प्रौढ़ावस्था में आ गए, आप लोगों को अंदर बाहर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते देखते हुए, और फिर 2014 के बाद की पर्ची हमारे नाम की फाड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। ईमानदारी से उनको आत्मावलोकन करने का प्रयास करना चाहिए। बात सुरक्षा एजेंसियों के काम को लेकर हो रही थी और सामने बैठे थे गृह मंत्री अमित शाह। जिक्र महाकुंभ में हुई भगदड़ का हुआ, दावा किया गया गोमूत्र के एंटी फंगल और एंटी कैंसर होने का। अभी विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला हुआ, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तो प्रशंसा की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु यह भी सत्य है सर, इतना बड़ा आयोजन हुआ और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, एक दुर्घटनावश होने वाली उस भगदड़ के अलावा क्या कोई गोली चली, कोई पटाखा फूटा, कोई सुरक्षा को लेकर अटैक हुआ? यदि ये नहीं हुआ तो मैं मानता हूं इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और उसके लिए गृह मंत्रालय की जो सजगता थी वो भी बधाई का पात्र है। इसी संसद के एक सदस्य ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी जीत के बाद इस सदन के नहीं, दूसरे सदन के सदस्य ने यह शब्द बोला था कि भाजपा सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं सर, जिनके की दिमाग में मैकाले और मार्क्स का वायरस भरा है, तो उन्हें बताना चाहता हूं कि गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर के लिए मेडिसिनल पेटेंट है और पेटेंट का नंबर है 64100059। तो मैं कहना चाहता हूं कृपया जाके अपने मन से मैकाले और मार्क्स का मैल साफ करिए, तो राज्यों में समन्वय बहुत बेहतर ढंग से दिखाई पड़ेगा। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। सत्ता पक्ष की ओर से शायराना तंज के आरोपों का जवाब देने की बारी थी विपक्ष की। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने पाकिस्तान का नाम लेकर ड्रग्स से लेकर ड्रोन तक एक के बाद एक कई सवाल पूछ डाले। पाकिस्तान से 5-5 किलो के ड्रोन से हमारे यहां पे ड्रग्स आ रहे हैं, इसको कौन रोकेगा? 50 किलोमीटर BSF की जो एम्पावर करी है किसने किया? आपने किया है, तो ड्रोन को कौन रोकेगा? 5-5 किलोग्राम से आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब के अंदर ड्रोन से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। गैंगस्टर्स पंजाब के अंदर जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। ये टेररिज्म का उठता हुआ नाग नहीं है तो क्या है? जो पाए जा रहे हैं वो AK-47 पाए जा रहे हैं इनके पास, ग्लॉक पिस्टल्स और आर्गेस ग्रेनेड पाए जा रहे हैं। आर्गेस ग्रेनेड क्या है जिसका इस्तेमाल हो रहा है? ये ऑस्ट्रियन मेड ग्रेनेड्स है। ऑस्ट्रियन ग्रेनेड जिसका इस्तेमाल वहां पर हो रहा है पंजाब में, उसका इस्तेमाल मुंबई अटैक में और हमारे यहां पार्लियामेंट के अटैक में हुआ है। तो ये कैसे आ गए हमारे देश के अंदर? कैसे इनका इस्तेमाल पंजाब के अंदर हो रहा है? मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी जब इसकी बात करें, क्योंकि ड्रग्स के साथ में अगर यहां पर इस प्रकार के ग्रेनेड अटैक, जो ऑस्ट्रियन मेड ग्रेनेड से जिसका इस्तेमाल मुंबई अटैक के अंदर हुआ, जिसका इस्तेमाल पार्लियामेंट के अटैक के ऊपर हुआ, वो अगर पंजाब के अंदर अगर आज उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब साजिश गहरी है, इसका मतलब साजिश सीमा पार से आ रही है, जिसका हमको रोकना है, जिसको रोकना गृह मंत्रालय को है। ये मैं आज कहना चाहता हूं। गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर अब डबल इंजन के नारे तक पहुंच गए थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने NCRB का डाटा कोट करते हुए आरोप लगाया कि डबल इंजन कबाड़ा हो गया है। जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां अपराध ज्यादा है। दिल्ली देश की राजधानी मान्यवर, जहां राष्ट्रपति रहते हैं,
प्रधानमंत्री रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री रहते हैं, सारे केंद्रीय मंत्री रहते हैं, सारे सांसद, संसद यहां पे, सब कुछ यहां। और उस दिल्ली का आंकड़ा क्या है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। दिल्ली अपराधों का गढ़ बन गया मानव। आज दिल्ली के अंदर एक महिला को गैंगरेप करके कई किलोमीटर तक सड़कों पे घसीटा जाता है। आज दिल्ली के अंदर कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या की घटना हो जाती है। आज दिल्ली के अंदर यही त्रिनगर में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या हो जाती है। आज देश की राजधानी दिल्ली अब से संभलती नहीं, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री वो सब रह रहे हैं, आपसे वो दिल्ली नहीं संभल रही। अरे बैठ जाइए, घबराइए नहीं। सच कड़वा होता है, थोड़ा शांति से सुनिए। डबल इंजन वालों शांति से सुनो, डबल इंजन शांति से सुनो, शांति से। बच्चों शांत हो जाओ, शांति से सुनो। आपकी जहां डबल इंजन की सरकार है और जहां आपकी सरकार है, दोनों की दोनों सरकारें फेल हो चुकी हैं और आपका डबल इंजन कबाड़ा इंजन हो चुका है, वो काम करना बंद हो चुका है, फेल हो चुका है आपका इंजन। संजय सिंह की ओर से लगाए जा रहे आरोप यही नहीं रुके। सामने बैठे गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार उन्होंने सीधा सवाल पूछा अमित शाह से। संजय सिंह ने कहा कि चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया हम उसको भी तोड़ डालते हैं। कम्युनल वायलेंस क्यों हो रहे हैं? आप देश भर में भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके लोग नफरती बातें करते हैं, आपके लोग जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहां पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ASI प्रोटेक्टेड जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महाड़ का इतिहास, पढ़ाइए। दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए देश भर में इतिहास। हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूड़, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। गृह मंत्रालय पर चर्चा के विषय में अब मुगल काल के इतिहास की एंट्री हो गई। पन्ने पलटे जाने लगे और हर पलटते पन्ने के साथ विवाद की शुरुआत हो रही थी। संजय सिंह के बाद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम राणा सांगा की औलाद हो। ये देश किसी के बाप का देश है। हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा
कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। रामजी सुमन के बयान से हंगामा हुआ, उसे शिवसेना यूटीबी के सांसद संजय राउत के बयान ने और हवा दे दी। संजय राउत ने नागपुर दंगे का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वो नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत से हमारे सदस्य ने औरंगजेब पर चर्चा की। क्या दिन आए हैं कि इस सदन में, इस उच्च सदन में औरंगजेब के ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं, और उसके लिए मैं मानता हूं जिम्मेदार सर हमारा गृह मंत्रालय है। एक मणिपुर कल तक जल रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र को भी जला दिया। महाराष्ट्र को जला दिया। नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे आपने उखाड़ दिए। नई लाशें बिछाने के लिए आपने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, और वो भी औरंगजेब के नाम पर। 300 साल में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ था। इतिहास है नागपुर का। 300 साल में कभी नागपुर में दंगा नहीं हुआ था। नागपुर जैसे शहर में अगर दंगा होता है, और वो भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, अरे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको औरंगजेब का कबर तोड़ना है तो बेशक तोड़िए। आपको किसने रोका? आपकी सरकार है केंद्र में और महाराष्ट्र में, आपकी सरकार है। गृह मंत्री आपके हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आपके हैं। आप जाइए, हाथ में फावड़ा विवड़ा लेकर उधर जाइए और तोड़ दीजिए। लेकिन आपके बच्चों को भेजो, हमारे बच्चों को मत भेजना। आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, आपके बच्चे विदेश में काम कर रहे, और जो गरीब बेरोजगार बच्चे हैं उनका आप दिमाग। संजय राउत। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में बैठे थे, विपक्ष के तमाम आरोपों को, एक एक आरोपों को ध्यान से सुन रहे थे। अब जवाब देने की बारी उनकी थी। घड़ी में समय हो रहा था 3 बजे। गृह मंत्री अमित शाह बोलने के लिए उठे, करीब 2 घंटे बोले। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए शुरुआत ही वहीं से की, और बात आतंक के अतीत से लेकर उग्रवाद के भविष्य तक हुई। बात मारने से लेकर दफनाने तक की हुई। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, या बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं होंगे, कैसे हो सकता है? देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का एक ही संविधान हो सकता है, और देश का झंडा भी एक हो सकता है। कैसे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान हो सकते? मगर चलाए गए, सालों तक चलाए गए, और 5 और 6 अगस्त 2019 को इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नया दौर। 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए जाते। हिसाब मांगते हैं, क्या हुआ 370? साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं, उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले, और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मनोवर 2 आंखों।
नक्सल जिले, इसकी एक व्याख्या है, कांग्रेस ने ही बनाई है, हमने स्वीकारी। 2014 में 126 थे, अब उसमें से 12 बचे हैं और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर आया। मान्यवर, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट का भौतिक अंतर तो कम हुआ है, ये तो एक सिद्धि है ही है, परंतु इससे बड़ी सिद्धि है मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के दिलों का अंतर भी कम कर दिया। मान्यवर, आज सबको लगता है कि हम भारत का हिस्सा है। अब बारी थी एनआईए को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब देने की। 2 दिन पहले टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने एनआईए, सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर केंद्र पर निशाना साधा था। उस रोज अमित शाह और साकेत गोखले के बीच तगड़ी बहस हुई थी। आज उसी बहस का जिक्र भी हुआ। जिक्र तो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए उस आरोप का भी हुआ जो सुबह अजय माकन ने सदन में ड्रग्स को लेकर लगाया था। एनआईए के परफॉर्मेंस पर कुछ लोग बोल रहे थे, आज बैठे नहीं है, वॉकआउट कर गए। 652 मामले हुए। जब यूएपीए लगता है तक एक ट्रिब्यूनल भी होती है और सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है कि यूएपीए लगाया वो ठीक है या नहीं। मैं मेरी सरकार का रिकॉर्ड कहने आया हूं साहब, 652 मामले में से एक भी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक एक भी केस को अनुचित घोषित नहीं किया गया। हमने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन का एक नया प्रयोग शुरू किया। एक ड्रग की पुड़िया मिलती है तो ड्रग देश में कहां से आई वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है, वो इंडिविजुअल केस नहीं माना जाता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा में अगर ड्रग पकड़ा जाता है, पोर्ट पर भी पकड़ा जाता है, एयरपोर्ट पर भी पकड़ा जाता है, तो वो पुड़िया बनकर कहां जाने वाला था वहां तक का इन्वेस्टिगेशन। अब कुछ सदस्यों ने कहा कि आपके समय में बढ़ गया। अरे भैया, बढ़ नहीं गया, पहले से बढ़ा हुआ था, हमने पकड़ना शुरू किया जो आप नहीं पकड़ते थे। क्या नजरिया है वहां? खून की संख्या घटाने के लिए खूनी को न पकड़ो, क्या बात हो गई? हमने ड्रग ज्यादा पकड़ा तो हमें कहते हैं आपके समय में बढ़ गया। अरे बढ़ नहीं गया है, रोका भी हमने है, समाप्ति हम ही कर देंगे। मान्यवर, ये अंतरराज्य परिषद इतना प्रमुख साधन है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने का, और ये जो फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, बुरा लग जाता है सबको, फिर कहते कटु बात करते हैं। बोलो बोलो क्या, फिर खड़े हो जाते हो भाई। मान्यवर, बैठकों में आने की भी फुर्सत नहीं है, खुद का तो छोड़ो, चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं भेजते। ये तो गंभीरता है हमारी। खैर छोड़िए, आज मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। मान्यवर, दिसंबर के बाद मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूं। इस स्थिति ये जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब है। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर, क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी? कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आती है। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाएंगे। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे कि भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत है।
विपक्ष की ओर से बार बार मणिपुर को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर भी गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब राष्ट्रपति शासन की अनुमति लेने आऊंगा तब सभी को सुनूंगा और जवाब भी दूंगा। फिलहाल के लिए मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं, वहां अब शांति है और दोनों समुदायों के बीच बातचीत की शुरुआत हो चुकी है। मैं मणिपुर पर जरूर बात करूंगा, अभी इसलिए करना नहीं चाहता कि समय की कमी है। मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन का यहाँ जब मैं अनुमति लेने आऊंगा उस वक्त जरूर इस पर चर्चा करेंगे, सबको सुनूंगा भी और जवाब भी दूंगा। परंतु मैं इतना सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मणिपुर में अब शांति है। दोनों कम्युनिटी के बीच में हमने बातचीत की भी शुरुआत की है और मैं आशा रखता हूँ कि बातचीत के माध्यम से ही ये दोनों समुदायों के बीच में जो दूरी हुई है वो पाटने में हम बहुत जल्द सफल होंगे। 5:03 पर गृह मंत्री का भाषण खत्म हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अगला बिजनेस लेने की बात कही तो विपक्षी सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। थोड़ा शोर हुआ, थोड़ा हंगामा हुआ और बात इससे पहले की ज्यादा बढ़ती सदन की कार्यवाही को 24 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद में आज के इस शो में हमने सदन की कार्यवाही को समेटने की कोशिश की। हमारी ये कोशिश तब और सार्थक हो जाती है जब आप इसे सराहते हैं। हमें अपनी सलाह भेजते रहिए और ये बताते रहिए कि शो आपको कैसा लगा। हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। आपके लिए बड़ी मेहनत से ये शो लिखा था हमारी साथी सुप्रिया ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते।